हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास को प्रोसीड करो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Morning, everyone. मैं जसप्रीत दिया टीम की तरफ से सर का और आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। तो इसीलिए कोशिश करें, शिकायत नहीं। थैंक यू सर, एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करती हूँ और आपसे सभी ने विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप कक्षा प्रारंभ करें। क्लास ओवर टू यू। बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। और कल हम लोगों का कारवां शुरू हुआ था, चला था और अचानक बाधाएं उत्पन्न हो गई थी। कुछ याद करिए क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हुई थी ताकि कारवां को आगे बढ़ाया जाए। बोलिए, कोई बताएगा बच्चा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेट चला गया था इसी वजह से अचानक। हेलो। तो वर्षा वन में क्या मैंने कुछ बताया था? क्या क्या लिखवा दी थी, लाइन बोल दो। इन वनों में पौधे सामान्यतः शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं। यहाँ के वृक्षों में एक 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 मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये किसके बारे में लिखवा? वर्षा वन तो पहले हो गया कि नहीं? भाई यार, तुमने डरा दिया कि इतना बड़ा ब्लंडर कैसे इधर उधर हो जाएंगे यार। बताओ, किसी की जान चली जाए और तुम कहो सॉरी। हाँ चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अच्छा, सभी लोग 2 तारीख को पहुंच रहे हैं कि नहीं? क्यों बच्चों, 2 तारीख के फंक्शन में आप लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं? हाँ, आना, सभी लोग आना, उम्मीद रहे सभी लोग कोशिश करना, आइएगा, सबसे मुलाकात होगी। तो हाँ, क्या बेटा? आप लोग बुलाएंगे तो मैं तो पहुंचूंगा, भागे भागे दौड़ते हुए पहुंच जाऊंगा साउथ दिल्ली तक। हाँ, सभी लोग पहुंचिए। तो मानसूनी वन की बात चल रही थी। मानसूनी वन में एक खास बात यह है कि यहां पर, हाँ जरा लाइन बोल दो ताकि रिपीट ना हो जाए, लाइन बोल दो मेरा पूरा। इन वनों में पौधे सामान्यतः शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं। ठीक है, यहाँ के वृक्षों में साल, सागौन, महुआ, आम, इमली आदि प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, आगे लिखो। इन वनों में वृक्षों के बीच, इन वनों में वृक्षों के बीच प्रायः दूरी पाई जाती है, प्रायः दूरी पाई जाती है। इस कारण इनके बीच विभिन्न प्रकार की घासें, विभिन्न प्रकार की घासें भी पाई जाती हैं। घासें भी पाई जाती हैं। तो जरा ये बताओ बच्चों, पेड़ भी हैं, घासें भी हैं, तो जंतु कैसे होंगे? जरा सोचो भाई आप लोग, किस तरह के जंतु हो सकते हैं यहां पर? क्यों?
बताइए। यह भी जो क्षेत्र है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण इकोसिस्टम कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण बायोम कहा जा सकता है। यहां पर भी देखो आप लोग थोड़ा ध्यान दो चीजों को, तो कई चीजों को रिलेट कर सकते हो आप लोग। अच्छा, विश्वती वन में जंतुओं के नाम हम लिखवाएं कि नहीं? क्यों बच्चों? नहीं सर। क्या क्या उसमें, जा उसका भी पैरा बोल दो क्या क्या है, ताकि मैं कंपेरिजन कर दूं यहीं पे। क्षेत्रों में इन्हीं वनों के शैलवास, इन्हीं वनों को शैलवास कहते हैं। ठीक है। हमने पेड़ लिखे थे राजस्थान खाना होता है। और क्या क्या लिखवाया हुआ था उसके पैरा बोल दो। इन वनों में बेसन, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका के गिनी तट, सुदूर पूर्व के द्वीपों में, बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। और ब्राजील के अमेजन क्षेत्रों में इन्हीं वनों को शैलवास कहते हैं। चलो एक दो लाइन उसमें और लिख लो जरा, 2 लाइन लिख लो, फिर इससे कंपेरिजन किसका हो जाएगा तो आसान रहेगा आप लोगों को समझने में दोनों का। लिखो, उस कटिबंधी वर्षा वनों में, वहीं पर कहीं पर लाइन वाइन मोड़ लेना आप लोग, इशारा डायरेक्शन दे देना। ये मैं वर्षा वनों के बारे में लिखवा रहा हूं। इन वनों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता, ब्रैकेट में लिख लो लगभग 42%, सर्वाधिक जैव विविधता ब्रैकेट में लगभग 42% पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है, जबकि ये विश्व के मात्र, जबकि विश्व के ये मात्र 13% भाग पर फैले हुए हैं, 13% भाग पर फैले हुए हैं, फैले हुए हैं। यहां पर जैव विविधता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि यहां पर उच्चतम जैव विविधता का, यहां पर उच्चतम जैव विविधता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि, इससे लगाया जा सकता है कि प्रति वर्ग मीटर में, कि प्रति वर्ग मीटर में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की, प्रति वर्ग मीटर में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं। सोचिए, 300 प्रजातियां पाई जाती, ये बड़ी खास बात है। इस मामले में वर्ल्ड में ये यूनिक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहां पर, यहां पर पेड़ों पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के, पेड़ों पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जंतु, जैसे जैसे बंदर, बंदर, पक्षी, अनाकोंडा, अनाकोंडा आदि
बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस पारितंत्र में इंसेक्ट्स मतलब, इंसेक्ट्स का क्या मतलब होता है बच्चों? कीट भक्षी। यहां पर विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे विश्व में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब जरा यहां पे आ जाओ मॉनसून वाले में। मॉनसून में आप लोग जब विश्वती वन पढ़ रहे थे, सदाबहार वन, तो इनकी बड़ी खास बात है, बड़े लंबे लंबे होते, एकदम देखो घने घने होते। पहले भी मैंने चर्चा किया हुआ है। मॉनसूनी वनों की खासियत होती है कि ये दूर दूर होते हैं। कभी आम महुआ की बाग देखी हो आप लोगों ने, तो देखोगे दो पेड़ों के बीच प्राय दूरी होती है, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है इनमें खास बात यही है, ब्रांचिंग सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो यहां पर अब घासें पैदा हो जाएंगी। ये देखो, यानी कि वृक्ष भी हैं और घासें भी, तो उसी अनुसार जंतु भी होंगे भाई यहां पे, उसी अनुसार यहां पे जंतु भी होंगे कि घास पर निर्भर जंतु भी खूब होंगे और पेड़ों पर रहने वाले भी खूब होंगे। जैसे पक्षी वगैरह, बंदर वगैरह खूब मिलते हैं, तो हिरन वगैरह ये भी खूब मिलेंगे। आप वहां हिरन नहीं देखोगे। जो विश्वती वन है, सदाबहार वन, उसमें हिरन नहीं देखोगे, हाथी नहीं देखोगे, शेर नहीं देखोगे तुम वहां पर। शेर खाएगा किसको? जब हिरन नहीं होगा तो शेर किसको खाएगा? हिरन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर घासें नहीं है, तो वहां का इकोसिस्टम एकदम अलग होगा। यहां के इकोसिस्टम में एकदम अलग खास बात पाई जाती है। इसीलिए भारत में तुम लोग खास बात देखोगे बच्चों कि वनों में हमारे यहां विविध किस्म के जीव पाए जाते हैं। तो जब जैव विविधता की दृष्टि से अध्ययन करोगे ना, तो एक बार फिर एग्जाम्पल आएगा कि मॉनसूनी वन विश्व में अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्रों में माने जाते हैं। इनमें भी बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। लिखो आगे, मॉनसूनी वन अब लिखो। मॉनसूनी वनों में विभिन्न किस्म के शाकाहारी, मांसाहारी, जंतु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहां पर शेर, चीता, बाघ जैसे शिकारी जंतुओं के साथ बड़ी संख्या में हिरन, भैंसा, हाथी एवं अन्य शाकाहारी जंतु भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। तो ये इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। शीतोष्ण पतझड़ वन ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते। लिखो अगला, शीतोष्ण पतझड़ वन। शीतोष्ण पतझड़ वन ये वन मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और सर्दी आने से पूर्व अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्योंकि सर्दियों में बच्चों बर्फ पड़ती है ना, पत्तियां गिरा देते हैं। तो भाई ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पत्तियां गिरा देते। नेक्स्ट लिखो टैगा। ये वन शंकुधारी होते हैं। ये वन शंकुधारी होते हैं क्योंकि सर्दियों में यहां पर अत्यधिक बर्फ पड़ती है। इसमें जीव जंतुओं का सर्दियों के दिनों में प्रवसन हो जाता है। समझ रहे मतलब प्रवसन का बच्चों? आपने देखा होगा आपके एरिया में सर्दियों के दिनों में वो व्हाइट जो सारस होते हैं, क्रेन्स आते हैं, ये सब साइबेरिया क्षेत्र से तो आते हैं यहीं से। अब वो सोचो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके इंडिया में पहुंच जाते हैं। हिरन वगैरह जो होते हैं वो बेचारे सब नीचे आ जाते हैं, दूसरी तरफ भाग आते हैं दक्षिण में। तो यहां पे एक अलग ही तरह का इकोसिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद अगला देखो, लिखो घास के मैदान। अगला जो है बच्चों घास का मैदान। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न प्रायः पूछा जाता है क्योंकि यह पारितंत्र जो है ना बड़ा विशिष्ट है, हाल के वर्षों में काफी चर्चा में है। टीवी पर बहुत सारे जो आप लोग प्रोग्राम देखते हो उससे संबंधित है। टीवी पर कुछ प्रोग्राम देखते हैं आप लोग, एनिमल प्लैनेट्स या डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफिकल चैनल देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे बहुत सारे चैनल कभी। तो आप लोग उसमें देखोगे खूब सारे जो पशुओं की बातें दिखाई जाती हैं, हाथी, शेर, चीता, जेब्रा, जिराफ, है ना, वो सब इसी एरिया से संबंधित है, घास के मैदानों से। तो इकोलॉजिकली दिस रीजन इज वेरी सेंसिटिव एंड यू कैन से कि नाउअडेज दिस एरिया इज वेरी पॉपुलर अमंग द वर्ल्ड। सो यहां पे क्वेश्चंस आते रहते। चलिए लिखिए घास पारितंत्र। घास पारितंत्र, घास के मैदान विश्व के लगभग 20% भाग पर, लगभग 20% भाग पर फैले हुए हैं। नेक्स्ट, यह पारितंत्र उन क्षेत्रों में विकसित होता है
यह पारितंत्र उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वाष्पीकरण की दर उच्च पाई जाती है। वाष्पीकरण की दर उच्च पाई जाती है अतः भूमि शुष्क रहती है। अतः भूमि शुष्क रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, घास पारितंत्र में वर्षा इतनी कम होती है कि घास पारितंत्र में वर्षा इतनी कम होती है कि वनों को विकसित होने में वनों को विकसित होने में वनों को विकसित होने में सहायक साबित नहीं हो पाती है। सहायक साबित नहीं हो पाती है, परंतु यह वर्षा क्षेत्र को मरुस्थल भी नहीं बनने देती है। क्षेत्र को मरुस्थल भी नहीं बनने देती है। नेक्स्ट पॉइंट, घासों की बहुलता तथा प्रबलता को बनाए रखने के लिए घासों की बहुलता एवं प्रबलता को बनाए रखने के लिए तथा काष्ठीय प्रजातियों के आक्रमण को रोकने काष्ठीय प्रजातियों के आक्रमण को रोकने के लिए बड़े शाक भक्षियों द्वारा चारण ग्रेजिंग एवं आग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक काष्ठीय, बच्चों आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? व्हाट द मीन काष्ठीय? कोई बताएगा आप लोगों में? रेज योर हैंड। कोई ऐसा व्यक्ति जो बता सके काष्ठीय क्या होता है? बताओ भाई, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बता सके काष्ठीय क्या है? नहीं, अरे काष्ठीय मतलब काष्ठ। काष्ठ मीन्स काठ, काठ मीन्स लकड़ी। लकड़ी किसमें होती है बच्चों? ट्री में। यानी कि वृक्ष प्रजाति की बात कर रहा है। काष्ठ मतलब वृक्ष। इस क्षेत्र में आप लोग देखोगे छोटे छोटे ट्री होंगे। जीएस में भी कई जगह मैंने बताया था। और उन्हीं के बीच में ये देखो ये सब होते हैं।
यानी कि दूर दूर कहीं कहीं कोई ट्री मिलेगा, वो भी छोटे आकार का होगा, झाड़ झंकार टाइप में होगा, और इनको कुछ बड़े शाकाहारी जंतु जैसे हाथी, विशेष रूप से बताया था अभी 2 दिन पहले, हाथी, ज़ेब्रा, ये सब क्या करते हैं, इनको खत्म करते रहते हैं। इनकी पत्तियां खा गए, मन किया डाली पर रगड़ के, ऐसे ऐसे कभी कभी जानवरों को देखा होगा ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, दम लगा के तोड़ दिया। छोटा मोटा पेड़ हुआ उखाड़ के फेंक दिया, भागो यहां से। क्यों भाई? यदि यहां पर इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया बच्चों, तो ये क्षेत्र धीरे धीरे हो सकता है जंगलों में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस एरिया से हाथी निकाल दो ना बच्चों, ज़ेब्रा निकाल दो, तो कुछ दिनों बाद इस क्षेत्र में सभी जंतु मर जाएंगे। पता आप लोगों को? कुछ दिनों बाद मर जाएंगे सभी जंतु। आप लोगों को सरप्राइज होगा, मर जाएंगे सभी। क्यों? पेड़ पौधे बढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे पेड़, तो घासें अपने आप खत्म होती जाएंगी। तो पहला तो काम ये करती होती है, यानी कि जंतु वगैरह निकाल देते। फिर उसके बाद एक दूसरा काम और होता है बच्चों प्रकृति द्वारा, कि भाई चलो शिवराम काम अपना नहीं कर पा रहे हैं, अर्जेंट अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पता चला कि जानवी कह रही कोई बात नहीं, हम अपना काम कर लेंगे, तो प्रकृति क्या करती है, आग लगा देती है। तो आग लगा देती है बच्चों, यानी अपने आप इस एरिया में आग लग जाएगी, ये सब घासें जल जाएंगी, पेड़ वेड़ कई बार जल जाएंगे, इनकी पत्तियां जो या तो फिर कमजोर होंगी वे नष्ट हो जाएंगी, छोटी छोटी ब्रांचेज नष्ट हो जाएंगी, फिर नए सिरे से ब्रांचिंग हो रही है, भैया क्या करें, हम तो जल वल के नष्ट हो गए, बस थोड़ा बहुत बचा, यानी कि ये इसका बचा रहेगा पार्ट, मेन स्टेम पार्ट बचा रहेगा, बाकी छोटी मोटी ब्रांचिंग खत्म हो जाएंगी। फिर बारिश होगी बच्चों, फिर एक बार सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आग लगने के बावजूद भी ये जो घासें होती हैं, इनका एक बड़ा मास चूंकि जड़ के रूप में काफी गहराई में रहता है, तो वो जलने से मुक्त रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिणाम स्वरूप जब पानी मिलता है, एक बार फिर से घासें सुंदर सॉफ्ट मुलायम पनप जाती हैं और सब जीवन चलने लगता। बन बसा के जंगल में आग लग गई है क्या ईसाई के भज से? ये क्या मतलब भाई? अच्छा, बनबसा के जंगल में आग लग देखा हूं सर। हाँ बेटा, हो सकता अपने अपने एरिया में। सरकेला में जो आग लग गई क्या इसी के? नहीं, हमारे यहां से कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना, ये अलग रीजन है बच्चों। हमारे यहाँ इस तरह के घास के मैदान नहीं मिलते, तो यहां की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। चलो आगे लिखो। घास मैदान में औसतन कुल जीव भार का लगभग आधा भाग कुल जीव भार का औसतन कुल जीव भार का लगभग आधा भाग जमीनी सतह के नीचे, घास स्थल में औसतन कुल जीव भार का लगभग आधा भाग जमीनी सतह के नीचे अवस्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक उत्पादकता की तुलना में जड़ों की भागीदारी ज्यादा रहती है। जो कुल उत्पादकता की लगभग
75 से 85% है, 75 से 85% तक होती है। सब नेक्स्ट पॉइंट, सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान अपने विशाल शाकाहारी एवं मांसाहारी, अपने विशाल शाकाहारी एवं मांसाहारी जंगली जीव जंतुओं के लिए, जंगली जीव जंतुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत में घास के मैदान, भारत में घास के मैदान ग्रामीण चारागाहों के रूप में, भारत में घास के मैदान ग्रामीण चारागाहों के रूप में तथा देश के विभिन्न भागों के शुष्क क्षेत्रों, देश के पश्चिमी भाग के, देश के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों के विस्तृत क्षेत्र देखे जाते हैं, देखे जाते हैं। सवाना वाली लाइन, अच्छा, सवाना घास का मैदान अपने विशाल शाकाहारी एवं मांसाहारी जंगली जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत में घास के मैदान ग्रामीण चारागाहों के रूप में तथा देश के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है, शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। जम्मू कश्मीर में यही मर्ग, जम्मू कश्मीर में यही मर्ग कहलाते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में, तो वहीं उत्तराखंड में उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार, बुग्याल और प्यार कहते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के विभिन्न भागों में इनके अलग अलग नाम हैं, विश्व के विभिन्न भागों में इनके अलग अलग नाम हैं। फटाफट लिख लो आप लोग। पढ़ रखा है वैसे तो, प्रेरीज, पेरीज, यूएसए एंड कनाडा, स्टेपीज, रूस एंड यूक्रेन, सवाना, नॉर्थ अफ्रीका, ये सवाना तो ट्रॉपिकल हो जाएगा बच्चों, फिर क्लासिफाई कर दिया ना। पंपास, इसको करेक्ट कर लो। पंपास अर्जेंटीना, डाउन
डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, वेल्ड, साउथ अफ्रीका, पुस्ताज, हंगरी। ध्यान रखना। फिर ये हो गया आपका ट्रॉपिकल पे टेम्परेट, तब यहां पे ट्रॉपिकल कर लो। नंबर एक सवाना, नदर्न अफ्रीका, पार्कलैंड, सदर्न अफ्रीका, कैंपस, ब्राजील, लेनोस, वेनेजुएला, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नोट कर लिया आप? नोट कर लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट लिखिए मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र। इस पारितंत्र में वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। पच्चीस सेंटीमीटर से भी कम होती है। अतः अपर्याप्त नमी इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है। नमी की कमी के कारण ही इस क्षेत्र में लो बेटा, नमी की कमी के कारण ही इस क्षेत्र में न्यूनतम जैविकता पाई जाती है। न्यूनतम जैविकता पाई जाती है। न्यूनतम जैविकता पाई जाती है। समझ गए बच्चों? क्योंकि पानी यहां पे बहुत कम होता है, दिन में बहुत अधिक धूप पड़ती है, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ के जो भी जीव जंतु होते बच्चों सब रात्रिचर होते हैं। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी सब रात्रि होगी, यानी कि फूल भी रात्रि में खिलेंगे, भौरे भी रात्रि में निकलेंगे, जीवन की सब गतिविधियां सब रात्रि में होती हैं।
ये बड़ी खास बात है कि दिन में जला देने वाली जो धूप होती है बच्चों, कोई पौधा खिल गया ना, फूल खिल गया तो 2-4 मिनट में ही जल के नष्ट हो जाएगा। बेटा आपने देख लिया कि नहीं? बोर्ड से लेफ्ट को तरफ कर दीजिए, लेफ्ट में क्या छूट गया भाई? लो भाई, दोनों कर दिया, जो समझ में आए देख लो। ये हो गया शीतोष्ण, ये हो गया उष्ण। नोट कर लिया? नोट हो गया बच्चों? चलो भाई अब आगे बढ़ो। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र है, वह आपका जली है। एक नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं जली। ये पेपर के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए और इवन मेंस के लिए भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मेंस में यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। इस पारितंत्र में जब हम लोग देखते हैं तो 3 स्थिति दिखाई देती है। स्वच्छ जल पारितंत्र, स्वच्छ जल पारितंत्र, तो इसमें क्या है? रुका हुआ जल, लैंटिक, और दूसरा है बहता हुआ जल। लॉटिक। रुके हुए जल में कह सकते हैं झील, तालाब, और बहते जल में बच्चों सिंपल आप लोग कह सकते हैं नदी। दूसरा है आपका संक्रमणीकालीन, इसी में आते ज्वार, नद, मुख, एस्चुरीज, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव विशेष रूप से, और इसी में आपका आता है सागरीय पारितंत्र, तो इसी में आ गया नंबर 1 खुला सागर, मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान, बैरियर द्वीप, तटरेखा, तटरेखा। ये कुछ क्षेत्र कहे जा सकते हैं बच्चों, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बड़ा पारितंत्र कहें तो हम लोग कह सकते हैं जलीय पारितंत्र है, क्योंकि यह पृथ्वी के लगभग 71% एरिया पर घेरा हुआ है और इसी में विश्व की लगभग 80% जैविकता भी पाई जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो क्षेत्र है महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। परंतु जब क्षेत्रीय आधार पर देखेंगे, पानी की विशेषता के आधार पर देखेंगे, क्योंकि पानी या तो मीठा होता या खारा होता, और इसीलिए जीव जंतुओं की प्रकृति जो होती है, वनस्पतियों की प्रकृति एकदम अलग होती है। आप देखेंगे खारे पानी में रहने वाला जीव और वनस्पति ताजे पानी में पनप नहीं पाती है, बहुत ज्यादा विकास नहीं कर पाती है।
तो वहीं ताजे पानी में रहने वाले कोई भी जंतु खारे पानी में बिल्कुल जिंदा नहीं रह पाते, तो तुरंत मर जाते हो। यहां तो वृद्धि का ही मौका नहीं मिलता, तुरंत मर जाते हैं। जैसे तालाब की मछली ले जाके समुद्र में छोड़ दो, तुरंत मर जाएगी, थोड़ी देर बाद मर जाएगी। ठीक है, ये क्या लिखा है, सग्रिया रनी टेट्रा सेकंड पेपर क्या लिखा है? क्या है बेटा, क्या पूछ रहे हो? मूंगे की चट्टान, बैरियर, अच्छा सागरीय पारितंत्र में खुला सागर, मूंगे की चट्टान, बैरियर द्वीप और तटरेखा। ठीक है, सागरीय पारितंत्र में खुला सागर, मूंगे की चट्टान, बैरियर द्वीप और तटरेखा। तो यहां पर आप लोग सिंपल वे में इन सब चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि 3 एरिया, इन्हीं दोनों के बीच एक ऐसा एरिया होता है बच्चों जो तुलनात्मक रूप से ना तो खारा होता ना तो बहुत अधिक मीठा होता, मिड का एरिया होता है, तो वह कहलाता संक्रमणी, यानी कि संक्रमण का। तो 3 क्षेत्र मिलते, इन्हीं में अधिकांश जैव विविधता पाई जाती है और यहीं से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते। बच्चों जब कहीं पर भी जलीय पारितंत्र की बात होती है तो जलीय पारितंत्र हमेशा ध्यान रखना, नोट कर लो, जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? प्रभावित करने वाले कारक, जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो जलीय पारितंत्र को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं बच्चों, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है तापमान, दूसरी है लवणता, तीसरा है आपका जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, जल में घुली फिर नंबर 3, नंबर 4 पोषक तत्व, पोषक तत्व, फिर जल की गहराई, गहराई। जरा देख लो बच्चों, आप लोग हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी जब पारितंत्र देखोगे तो बच्चों 2 क्षेत्र मिलते हैं, एक और भी हो सकता है, लिख लो तो भी चल जाएगा, प्रकाश, ये भी एक इंपोर्टेंट, हालांकि इसका संबंध ताप से भी है परंतु एक्स्ट्रा में भी लिख लो तो चल जाएगा। देखो बच्चों, सामान्य तौर से ध्यान रखना, आप लोग सागर के 2 क्षेत्र होते हैं, कोई भी जलीय क्षेत्र उसके 2 क्षेत्र होंगे ताप के आधार पर। एक ऐसा क्षेत्र जो फोटिक जोन कहलाता है, फोटिक जोन, फोटिक जोन मतलब जहां प्रकाश पहुंच जाता है, अफोटिक जोन, अफोटिक जोन, यानी कि कह सकते हैं एक ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ये वेरी करता है बच्चों, ध्यान रखना। जैसे सागर में आप देखेंगे सामान्य रूप से
200 मीटर तक 200 मीटर तक प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है। यानी कि सागर का फोटिक जोन कितना हुआ बच्चों? 200 मीटर। परंतु एक तालाब, एक नदी का अलग हो सकता है। क्यों? अवसादों की मात्रा पर फोटिक जोन डिपेंड करता है। यदि अवसाद ज्यादा मिल रहे हैं बच्चों, अवसाद ज्यादा पानी में मिले हुए हैं, तो फोटिक जोन बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। जैसे तालाब पोखरे में और भी कम होता, वेरी करता। खैर, सिंपल सा मतलब यह है कि फोटिक जोन जहां पर प्रकाश पहुंचता है, और यह जो प्रकाश पहुंचता है यही जीवन के विकास योग्य परिस्थितियां बनाता है। यानी इसी की सहायता से प्लैंकटन्स वगैरह बनते। फर्स्ट थिंग, जानवरों का वृद्धि विकास होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रकाश से ही संबंध रखता है तापमान। प्रकाश से ही संबंध है तापमान। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश जल को मिलता है तो 200 मीटर तक तो सीधे सीधे पहुंच ही जाता है भाई। प्रकाश मतलब हीट है, उसमें हीट का मेजरमेंट जब करोगे तो तापमान हो जाएगा, तो तापमान वहां पे बनेगा। इसलिए ऊपरी भागों के समांतर 200 मीटर का तापमान तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता। आप लोग याद करिए, हेलोक्लाइन है, हेलो जो थर्मोक्लाइन लाइनें थी ना, तीन बेल्ट थी, तो उसी तरह से सागर में ऊपरी भाग जो देखोगे यहां पे तापमान तुलनात्मक ज्यादा रहता है। फिर उसके बाद लगभग 1000 मीटर तक बच्चों, 1000 मीटर तक सागर में तापमान रहता है, परंतु गहराई बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है। उसके बाद जब देखोगे तापमान काफी कम हो जाता है। 1000 मीटर के बाद तापमान काफी कम हो जाता है। तो जब तापमान कम होगा बच्चों, तो जीव जंतुओं की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगा। प्रकाश कम होगा तो वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगा। ठीक है सर, समुद्र और नदी में जल तो दोनों में होता है। जल तो दुनिया बेटा दोनों में होता है। समुद्र का पानी पी पाते हो? क्यों मोनिका बेटा, बोलो बोलो, समुद्र का जल पी पाती हो? सर वीडियो रुक गई है। अरे बात तो सही है, वीडियो रुक गई। वीडियो चल तो रही है, कहां रुक गई है? बड़े खराब बच्चे, मुझे डरा दिया। मैं अपना ही चेहरा देख रहा हूं सामने कि हाँ भाई रुकी लग रही है। इसके उस पर मैं यहां पे एकदम स्टैटिक देख रहा हूं तो मुझे लग रहा रुक गई है, लग रहा। चलो खैर, तो यहां कुल मिला के ये है कि फोटिक जोन प्रभावित करता है, और फोटिक जोन के अनुसार ही बच्चों तापमान होता है, तापमान के अनुसार वृद्धि एवं विकास होता है। फिर लवणता, लवणता भी पोषक तत्व के रूप में काम करती है। आप लोग पढ़ चुके हैं, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा, यस, ऊपरी भागों में गैसों का एक्सचेंज अधिक होता है, तो इसलिए बच्चों ऊपरी भागों में ऑक्सीजन अधिक होती है। ऑक्सीजन अधिक होगी तो जंतु भी अधिक होंगे। गहराई बढ़ती जाती है, जीव जंतु घटते जाते हैं। फिर पोषक तत्व, यस, ऊपरी भागों में पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं, नीचे वाले भागों में पोषक तत्व कम पाए जाते हैं, इसीलिए नीचे जंतु धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जल की गहराई, यस, जल जितना गहरा होगा जीव जंतु कम होते जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो जीव जंतुओं का आकार, वृद्धि, विकास कम होने लगता है। प्रकाश कम होने लगेगा, तापमान कम होने लगेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी, परिणाम स्वरूप जीव जंतु बदलने लगेंगे बच्चों। तो सीधे सीधे निर्भर करता है। तो यह ध्यान रखना, 3 एरिया। क्लियर? नोट कर लिया आपने? चलिए अब आगे बढ़िए, लिखिए झील पारितंत्र। झील पारितंत्र, झील पारितंत्र। झील के चार विभेदित क्षेत्र होते हैं।
विभेदित विभेदित क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 वेलांचली मंडल, नंबर 1 वेलांचली मंडल, लिटोरल जोन, लिटोरल जोन, सतह वाला या ऊपरी क्षेत्र, सतह वाला या ऊपरी क्षेत्र, कोमा उथला भाग, वेलांचली का ध्यान रखना मतलब उथला, कम गहरा भाग, उथला भाग, कोमा उच्च जैव विविधता, उच्च जैव विविधता, कोमा प्रकाश एवं ऑक्सीजन की भरपूर उपलब्धता, प्रकाश एवं ऑक्सीजन की भरपूर उपलब्धता जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। फुल स्टॉप। जलीय पादप, जलीय पादप कोमा, जलीय पादप कोमा कछुआ, मेंढक, मछली, कछुआ, मेंढक, मछली आदि प्रजातियां पाई जाती हैं, आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 2 लेमेनिटिक मंडल, नंबर 2 लेमेनिटिक मंडल, गर्म एवं प्रकाश की उपलब्धता, गर्म एवं प्रकाश की उपलब्धता, कॉमा प्लैंकटन, प्लैंकटन बड़ी मछलियां आदि पाई जाती हैं, आदि पाई जाती हैं। नंबर 3 प्रोफाउंड मंडल, प्रोफाउंड मंडल, प्रोफंडल नॉट फाउंड, सॉरी, प्रोफंडल। काफी गहराई में, काफी गहराई में, कॉमा प्रकाश एवं ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, कम ठंडा, कम ठंडा, पौधों का अभाव, पौधों का अभाव पाया जाता है।
आकांक्षा क्या कह रही, बोलने का अधिकार है भाई, किसको बोलने का अधिकार है, क्या हुआ। नेक्स्ट लिखिए, नीतलीय जोन नंबर 4। बेंटिक जोन, नीतलीय जोन मंडल, अप्रकाशित क्षेत्र, अप्रकाशित क्षेत्र एवं अधिकांश अपघटक पाए जाते हैं। यहां पर ड्वेलिंग फिश पाई जाती है। ड्वेलिंग फिश पाई जाती है। ड्वेलिंग फिश समझ रहे, मतलब ऐसी फिश जो जीव जंतुओं के बच्चों अपशिष्ट पर निर्भर करती है। जैसे ऊपर के जंतु बीट वगैरह करेंगे मान लो, तो जब बीट करेंगे तो वो नीचे की ओर पानी में आएगा। तो ये इस मछली की खास तरह की मछलियां होती हैं, इनका मुंह बहुत बड़ा होता है बच्चों, बहुत बड़ा मुंह होता है, पता आप लोगों को। ऐसे खोले बैठे रहती यानी कोई भी चीज ऊपर से आए, खासकर बीट वगैरह ऊपरी वाली मछली का, या ये मछली मान लो सड़ गई, गल गई, डाई हो गई, डिके हो गई, तो इसका मटेरियल गिरने लगेगा ना सड़ के, तो इनका बड़ा मुंह होता है, उसी को ऐसे अपना खाती रहती। समझ गए आप लोग बच्चों। चलिए आगे लिखिए। इसी में जो आपके पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र। ट्रांजिशनल एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये बच्चों एक बड़ा ही खास तरह का इकोसिस्टम कह सकते हैं। यह इस रूप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में पेपर यहीं से आते, क्वेश्चन यहीं से आते और मेंस में यहीं से आते। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सागर और स्थल के बीच में एक बैलेंस बनाने वाला क्षेत्र है बच्चों। इसकी सबसे खासियत बात है इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाता है, और इसी वजह से इसका एक अपना विशिष्ट महत्व है। अब जब इनमें हम बात करते हैं संक्रमण में, तो बच्चों एक आपका महत्वपूर्ण आता है ज्वार नद मुख। कौन सा है? ज्वार नद मुख। एस्चुरीज लिखो। एस्चुरीज को एक ऐसे संक्रमण क्षेत्र के रूप में, एस्चुरीज को एक ऐसे संक्रमण क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं, फुल स्टॉप। यह एक ऐसा तटीय क्षेत्र होता है,
जिसका मुंह समुद्र की ओर खुला रहता है, जिसका मुंह समुद्र की ओर खुला रहता है। अतः स्वाभाविक है कि अतः स्वाभाविक है कि अतः स्वाभाविक है कि ऐश्वर्य एक ऐसा क्षेत्र होता है ऐश्वर्य एक ऐसा क्षेत्र होता है कौमा जहां नदियों के भी गुण होंगे, जहां नदियों के भी गुण होंगे और कुछ समुद्र की भी विशेषताएं होंगी, और कुछ समुद्र की भी विशेषताएं होंगी। अतः इसमें जैव विविधता और पारितंत्रीय उत्पादकता बहुत अधिक होती है। याद करिए, कहीं पर मैंने लिखवाया भी है बच्चों, एस्चुरीज वगैरह में कितनी बायो प्रोडक्टिविटी पाई जाती है, बताइए, कोई बताएगा ऐसा? एस्चुरीज, दलदल, मैंग्रोव में इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कितनी है? बताओ बच्चों। किसी को याद है? यस, 2000 से 2500 तक देखी जाती है बच्चों। क्या है इसकी यूनिट क्या है? ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। ठीक है, लिखो। प्राप्ति विशेषताएं होती हैं। यहां पर सागर और नदी दोनों के पोषक तत्वों की प्राप्ति भारी मात्रा में होती है। यहां पर सागर एवं नदी दोनों के पोषक तत्वों की प्राप्ति भारी मात्रा में होती है। अतः इसमें जैव विविधता और पारितंत्रीय उत्पादकता बहुत अधिक होती है। चलिए, लाभ लिखिए। इससे लाभ, क्या इससे लाभ है भाई? तो बच्चों, लाभ ही लाभ है, ध्यान रखना, क्योंकि ये उत्पादकता जहां ज्यादा होगी वहीं जैव विविधता भी ज्यादा होगी। जीव जंतुओं का आवास एवं प्रजनन क्षेत्र, नंबर 1। जीव जंतुओं का आवास एवं प्रजनन क्षेत्र। नंबर 2, बाढ़ सुनामी से तटीय भागों की रक्षा। बाढ़ सुनामी से तटीय भागों की रक्षा। नंबर 3, पोषक पदार्थों एवं गैसों का चक्रण। पोषक पदार्थों एवं गैसों का चक्रण। नंबर 4, जलवायु विनियमन।
क्लाइमेटिक रेगुलेटर कह सकते हैं। जल चक्र की स्थिरता, उच्च जैविक उत्पादकता, नेक्स्ट प्राकृतिक औषधियों का उत्पादन, ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। देन पर्यटन एवं मनोरंजन केंद्र, पर्यटन एवं प्रदूषण नियंत्रण, ये देखिए समझ में आ गई बात की नहीं बच्चों? बाढ़ सुनामी से तटीय भागों की रक्षा होती है। खास बात, जल चक्र में स्थिरता बनी रहती है, इसकी वजह से उच्च जैविक उत्पादकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी जाती है, पढ़ ही चुके हैं, बायो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। प्राकृतिक औषधियों का उत्पादन, स्थानीय लोग जाते हैं, यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधों को तोड़ के लाते हैं, अपने अपना इलाज करते हैं। पर्यटन एवं मनोरंजन, शिवराम जाते हैं मैडम के साथ, घूम घूम के आते हैं, क्या भाई बड़ी हरियाली है भाई इस एरिया में, तो इस रूप में महत्वपूर्ण है शिवराम के लिए। और प्रदूषण नियंत्रण तो बच्चों है ही, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो भी स्थल से ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जा रहे होते हैं, वे वहां पर उनको कंट्रोल कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इस तरह से इन सभी को आप लोग समझ सकते हैं, ये इसका महत्व है। परंतु हाल के वर्षों में बड़ी एक प्रॉब्लम देखी जा रही है बच्चों, कि ज्यादातर ज्वार नद विभिन्न प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं। क्यों भाई? मानवीय गतिविधियां तटीय भागों में बढ़ रही हो, ये रहा है कि अनेक नदी के मुहाने के क्षेत्रों में बंदरगाह बनते जा रहे हैं, है ना, बंदरगाह बनते जा रहे हैं बच्चों। तटीय भागों में ऐसी जगहों पर बंदरगाह बनेंगे, सब साफ हो जाएगा। ऐसे आसपास के क्षेत्रों में होटल, मोटल, रिजॉर्ट्स वगैरह बन रहे, मनोरंजन के साधन। जब पर्यटन लिख रहे, तो पर्यटन जब होगा बच्चों, तो आप बॉम्बे जाएंगे घूमने, तट के पास रहेंगे तो कहेंगे अरे भाई ठीक है, मैं सोच रहा हूं वहीं बगल में रहूं, आराम से घूम घाम के तुरंत समुद्र में नहाऊं धोऊं और चलूं अपने होटल में आराम करूंगा। क्यों बच्चों? ज्यादातर यही रहता है ना। तो ऐसे में फिर आसपास कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, तो ऐसे में ज्वार नदमुख बच्चों तेजी से साफ हो रहे, समस्याएं हो रही। लिखो समस्याएं। नंबर 1, नगरीय जलमल एवं औद्योगिक कचरे के नगरीय जलमल एवं औद्योगिक कचरे के इन क्षेत्रों में कचरे का इन क्षेत्रों में बहाव के कारण नगरीय जलमल तथा औद्योगिक कचरे का इन क्षेत्रों में बहाव के कारण होने वाले प्रदूषण से इस पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस पर बुरा प्रभाव पड़ा है। नंबर 2, मनोरंजन एवं पर्यटन का प्रभाव
मनोरंजन एवं पर्यटन का प्रभाव इस क्षेत्र पर बहुत अधिक पड़ा है। नंबर 3, बंदरगाहों का विकास। बंदरगाहों का विकास। और नंबर 4, अवसादीकरण की समस्या। अवसादीकरण की समस्या, क्योंकि नदियां अपने साथ अंदर से बड़ी मात्रा में अवसाद लेकर आ रही हैं, यहां पर जमा होते जा रहे हैं। पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटेंगे तो नदियां अवसाद लेकर अधिक से अधिक चलेंगी। समझे? ये प्रॉब्लम। चलो खैर आगे लिखिए, आर्द्र भूमि पारितंत्र। आर्द्र भूमि पारितंत्र। आर्द्र भूमि पारितंत्र, वेटलैंड इकोसिस्टम। ये भी पेपर के लिए आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों। वेटलैंड इको, फिल्म्स के लिए, मेंस के लिए ये बहुत इंपोर्टेंट कहा जा सकता है। वेटलैंड वर्ड पे जाओ, पहले तो यही समझे कि वेटलैंड होते क्या है। वेटलैंड, वेट मीन्स गीला, लैंड मीन्स भूमि, वह भूमि जो गीली रहती हो, यानी कि एक क्षेत्र में एक समय में वहां पर पानी भर जाता हो और पानी ऊपर उठता हो, नीचे आता हो, ऊपर उठता हो, नीचे रहता हो, पूरी साल भरा रहता हो, कुछ समय के लिए भरा रहता हो, है ना, तो गीला रहेगा। कुछ वही पारितंत्र, वही होगा आपका वेटलैंड। लिखो परिभाषा, दलदल, दलदल ब्रैकेट में मार्स, पंक भूमि, पंक भूमि ब्रैकेट में फेन, फेन कॉमा पीठ भूमि, पीठ भूमि, पीठ भूमि पढ़ा था ना आप लोगों ने। पीठ जो होते हैं उसमें मिट्टियों के प्रकार में पीठ भूमि या जल, पीठ भूमि या जल कौमा कृत्रिम या प्राकृतिक, कृत्रिम या प्राकृतिक, कृत्रिम या प्राकृतिक कौमा स्थायी या अस्थायी, स्थायी या अस्थायी, स्थायी या अस्थायी कौमा स्थिर जल या गतिमान जल, स्थिर जल या गतिमान जल, स्थिर जल या गतिमान जल कौमा ताजा, ताजा या खारा जल, ताजा या खारा जल क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। इसके अंतर्गत सागरीय क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, इसके अंतर्गत सागरीय क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं। जहां निम्न ज्वार के समय भी
जहां निम्न ज्वार के समय भी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। यानी कि ये कह सकते हैं बच्चों कि ज्वार की वजह से आने वाले पानी की वजह से भी भरा रहता है कुछ देर तक, 6 मीटर तक पानी वहां पे लगभग रहता है, फिर पानी चला जाता है। तो ऐसे क्षेत्र भी कह सकते हैं सभी किस में आएंगे, आर्द्र भूमि में आएंगे। तो वही मैंने कहा, परमानेंट पानी का हो, सीजनल पानी का हो, खारे पानी का हो, ताजे पानी का हो, संक्रमणीय पानी का हो, नमी वाला क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां खूब पाई जाती हैं। अब वहां पर नमी है बच्चों तो खूब वनस्पतियां होंगी, और वनस्पतियां होंगी तो खूब जंतु होंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैव विविधता की दृष्टि से यह क्षेत्र भी महत्वपूर्ण होगा। जैव विविधता की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसलिए आपको जानना जरूरी। थोड़ा सा आप लोग डिफाइन कर लीजिए, ये दलदल क्या होते हैं, दलदल और अनूप भूमि लिखो। दलदल और पंक भूमि, पंक भूमि, फेन, फेन लिखो। दलदल ऐसे क्षेत्र होते हैं जो, दलदल ऐसे क्षेत्र होते हैं जो वृक्ष युक्त या वृक्ष विहीन हो सकते हैं। दलदल ऐसे क्षेत्र होते हैं जो वृक्ष युक्त या वृक्ष विहीन हो सकते हैं, वृक्ष युक्त या वृक्ष विहीन हो सकते हैं, कौमा, परंतु वे जलमग्न मृदा में ही पाए जाते हैं, परंतु वे जलमग्न मृदा में ही पाए जाते हैं, और उनमें पीट का संचय होता है, और उनमें पीट का संचय होता है, और उनमें पीट का संचय होता है, फुल स्टॉप। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, फुल स्टॉप। कुछ दलदली क्षेत्रों को, कुछ दलदली क्षेत्रों को जल की प्राप्ति, जल की प्राप्ति वर्षा जल के बजाय, जल की प्राप्ति वर्षा जल के बजाय भौम जल से, भौम जल से या धरातली अपवाह जल से होती है, धरातली अपवाह जल से होती है, धरातली अपवाह जल से होती है, उन्हें फेन कहा जाता है, उन्हें फेन कहा जाता है। इसकी प्रकृति अम्लीय, इसकी प्रकृति अम्लीय नहीं होती है। समझ में आ गया बच्चों दलदल क्या है? दलदल जनरली आप कह सकते हैं ये वृक्ष विहीन होते हैं, यहां पर घासें वासें होंगी, कुछ छोटी मोटी वनस्पतियां होंगी, पेड़ वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। और ये प्राय यहां पर वर्षा जल भी इनमें हो सकता है, कुछ हो जाए, मिल जाए। तो वहीं जो पंख होते हैं वे भौम जल से होते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अनूप एवं कच्छ
मार्सिस। लिखो अनूप ऐसी आर्द्र भूमि है, अनूप ऐसी आर्द्र भूमि है जिसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं, जिसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं, जबकि कच्छ ब्रैकेट में मार्सिस में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, मार्सिस में वृक्ष नहीं पाए जाते। ये दोनों प्राय बहते जल से संबंधित हैं, ये दोनों प्राय बहते जल से संबंधित हैं, इसीलिए उच्च उत्पादकता पाई जाती है, इसीलिए उच्च उत्पादकता पाई जाती है। अनूप को उच्च उत्पादकता पाई जाती है, फुल स्टॉप। अनूप को आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है, अनूप को आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है, फुल स्टॉप। ये नदियां या झील के किनारे हो सकते हैं, ये नदियों या झील के किनारे हो सकते हैं, फुल स्टॉप। ये नदियों या झील के किनारे हो सकते हैं, फुल स्टॉप। कच्छ अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित हैं, कच्छ अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित हैं। इनमें वृक्षों की जड़ें पानी के अंदर, इसमें वृक्षों की जड़ें पानी के अंदर तथा पत्ती एवं तने पानी के बाहर होते हैं, पानी के बाहर होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से होती है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से होती है। अतः इनमें भी जैव उत्पादकता बहुत अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट लिखिए आर्द्र भूमि का महत्व। आर्द्र भूमि का महत्व लिखिए। नंबर 1 भोजन एवं स्वच्छ जल के स्रोत। नंबर 1 भोजन स्वच्छ जल के स्रोत। कई जगहों पर झीलों से बच्चों पानी पिया जाता है। जैव रासायनिक उत्पाद की प्राप्ति, जैव रासायनिक उत्पाद की प्राप्ति, जलवायु नियमन, जलवायु नियमन इस रूप में बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु नियमन के रूप में मृदा अपरदन से सुरक्षा या मृदा अपरदन से बचाव, नंबर 5 प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण एवं विषहरण प्रक्रिया, विषहरण प्रक्रिया
में भागीदार, यानी कि पानी की सफाई करते हैं, समुद्र में जो पानी जाता है। मनोरंजन एवं सौंदर्य वातावरण निर्मित, मनोरंजक, मनोरंजक एवं सौंदर्य पूर्ण वातावरण निर्मित, वातावरण निर्मित निर्मित पोषक तत्वों का उत्पादन, उत्पादन एवं प्राथमिक उत्पादन, लास्ट जैव विविधता के आश्रय स्थल, जैव विविधता के ये कुछ बातें समझने वाली है बच्चों, ये कुछ बातें समझने वाली, यानी कि मृदा अपरदन को बचाते, खूब पेड़ पौधे होते हैं जो ये इस टाइप के किनारे वाले भागों में, तो ये मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। मनोरंजक साफ एरिया जो होता है, खूब हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, झीलें वगैरह होती हैं ऐसी कोई, तो उसमें पता चला कि शिवराम अपना बोट लेके, नाव लेके गाना गा रहा है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तो इस तरह से इनका महत्व है। पोषक तत्वों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, पानी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्तियां अगल बगल, यानी कि खूब सारा जैव विविधता का उत्पादन हो रहा है, तो खूब सारे जलीय जंतु होंगे। इस रूप में इसका बहुत अधिक महत्व है। परंतु बच्चों, मानव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मानव ही इस दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ऐसा है बच्चों, जो जिस डाली पर बैठता है कई बार उस डाली को ही काटने लगता है, उसी डाली को ही काटने लगता है। और जब डाली टूटने वाली होती है, खत्म होने वाली होती है, या कई बार टूट जाती है, तब उसे याद, अरे यार मैंने क्या कर दिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी भाई, माफ कर दो यार। तो फिर वो सुधार करने की कोशिश करता है, दूसरे को उपदेश देने की कोशिश करता है। अर्जेंट कहता है कि भाई देखो ये काम मत करो, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है भाई, बड़ा खतरनाक काम है, समझा करो। दुनिया को फिर ज्ञान देते हुए ये घूमता है ना। यहां पर भी कहानी ये हो रही है बच्चों कि इतना सारा इन सब से लाभ होता है, दोनों से, ज्वार नदमुख से और आर्द्र भूमि, इन सब से, परंतु मानव क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। सोचो कितना लाभ है, देख ही रहे हो आप लोग इनका लाभ, इतना लाभ है, परंतु इस लाभ से मानव का पेट नहीं भर रहा है, और भी ज्यादा चाहिए भाई, सारा एकदम इसी में से ले लो। परिणाम हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा इस समय क्षतिग्रस्त हो रहा है। खासकर आंतरिक भागों के उच्च उत्पादकता पाई जाती है। पोषक तत्व का उत्पादन तथा प्राथमिक उत्पादन, भोजन एवं स्वच्छ जल के स्रोत, जैव रासायनिक उत्पादन की प्राप्ति, जलवायु, मृदा अपरदन, प्रदूषण प्रक्रिया, मनोरंजन, उच्च उत्पादकता तो विशेषता हुई भाई। ये किस सेंस में उच्च उत्पादकता पाई जाती है? पीछे से कहां अचानक जागृत हो गए भाई?
इसीलिए उच्च उत्पादकता पाई जाती है। अनूप को आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है। इतना पीछे मत रहा करो बेटा। अब जरा इसी से संबंधित ये है बच्चों की, खासकर जो आंतरिक भागों के जो छोटे छोटे गड्ढे थे, झीलें थी, तालाब थे, वो धीरे धीरे पटने लगे। शहरों में ऐसे बहुत सारे देखोगे क्षेत्र हैं जो पहले झीलें थी, तालाब, पोखरे थे, वे देखते ही देखते पिछले 30-40 सालों में सब भर गए। बेंगलुरु में बच्चों, जहां पर सैकड़ों झीलें थी, छोटी बड़ी, ज्यादातर झीलें पट गई और बड़े बड़े मॉल, ये वो सेंटर सब डेवलप। यही नहीं, दुनिया के विभिन्न भागों में प्रवृत्ति देखी गई। तो भाई इसी को देखते हुए रामसर सम्मेलन का आयोजन होता है। रामसर सम्मेलन का आयोजन होता है, आपके पेपर में सब पूछता है। तो अब आगे लिखिए रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन, जो भी कह लो, है ना। चलिए भाई लिखिए, रामसर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर, रामसर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रामसर कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित ईरान का एक छोटा परंतु अत्यंत खूबसूरत नगर है। सबसे पहले यहीं पर 1971 में यह बैठक हुई थी। अतः इसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, फरवरी 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, फरवरी 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर ब्रैकेट में ईरान में एक अंतर सरकारी इंटरगवर्नमेंटल और बहुउद्देशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस सम्मेलन में आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण,
के संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। नेक्स्ट पॉइंट, रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारितंत्र से संबंधित वैश्विक पर्यावरणीय संधि है। नेक्स्ट पॉइंट, रामसर समझौता दिसंबर 1975 में लागू हुआ। और वर्तमान में इसमें 172 सदस्य या पार्टीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रामसर सम्मेलन में भारत 1982 में शामिल हुआ। समझ गए बच्चों? तो चलिए फिर आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एक दूसरी क्लास है इसके बाद, तो कल फिर हम लोग मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। कब लागू हुआ सर? 1975 में बेटा, दिसंबर 1975 में लागू हुआ और भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ। तो चला जाए बच्चों। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।